आइए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे भव्य अनुष्ठान की जो सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, बल्कि ये था शक्ति का, सत्ता का और साम्राज्य बनाने का एक जबरदस्त पॉलिटिकल गेम। हम बात कर रहे हैं अश्वमेध यज्ञ की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए कि प्राचीन भारत में किसी बहुत एम्बिशियस राजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती होगी। वो ये कैसे साबित करे कि वही सबसे बड़ा शासक है। मतलब एक ऐसा दौर जब न तो आज की तरह चुनाव होते थे, न कोई यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था थी। तो फिर कोई राजा कैसे बताता कि वही है राजाओं का राजा? इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है अश्वमेध यज्ञ का पूरा रहस्य। देखिए, उस समय का पॉलिटिकल सीन आज से बिल्कुल अलग था। हर तरफ छोटे बड़े राज्य थे और हर कोई दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में लगा रहता था। ऐसे में अगर आपको अपनी सत्ता बचानी है तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना ही पड़ता था। जो दिखता था वही बिकता था। और ताकत दिखाने का सबसे बड़ा सिंबल क्या था? ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों से साफ पता चलता है कि कीमती जानवर, खासकर एक शानदार घोड़ा, धन और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता था। मतलब एक बढ़िया घोड़ा उस जमाने की सुपरकार या फाइटर जेट जैसा था। स्टेटस, स्पीड और मिलिट्री पावर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है अश्वमेध यज्ञ की। ये उस राजा के हर सवाल का जवाब था जो अपनी ताकत साबित करना चाहता था। पर यह कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं था। इसे सिर्फ एक चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता था। मतलब वो राजा जो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखता हो। तो आखिर ये काम कैसे करता था? ये कोई एक दो दिन का मामला नहीं था, बल्कि पूरे 1 साल तक चलने वाला एक बहुत ही जोखिम भरा अनुष्ठान था। और इसकी पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में एक खुली चुनौती थी। प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प थी। सबसे पहले एक बेहतरीन, सबसे शानदार घोड़े को पवित्र किया जाता था। फिर उसे आजाद छोड़ दिया जाता था। जी हाँ, पूरे 1 साल के लिए वो जहां चाहे जा सकता था। और उसके पीछे पीछे चलती थी राजा की एक बड़ी सेना। ये एक खुली चुनौती थी कि दम है तो रोक कर दिखाओ। अगर किसी राजा ने घोड़े को अपने इलाके से जाने दिया तो मतलब उसने हार मान ली, और अगर रोका तो सीधा युद्ध होता था। असल में ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये तो जमीन पर अपने साम्राज्य का नक्शा बनाने जैसा था। वो घोड़ा जिन जिन इलाकों से बिना रोक टोक के गुजर जाता, वो सारे इलाके अपने आप उस राजा के साम्राज्य का हिस्सा मान लिए जाते। मतलब वो घोड़ा जमीन पर एक जीता जागता चलता फिरता दावा था। अच्छा, सुनने में तो ये सब किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर क्या सच में किसी राजा ने ये कर दिखाया? क्या इतिहास में ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया और कामयाब भी हुए? चलिए देखते हैं। जवाब है हाँ, और एक नहीं, कई राजाओं ने। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने तो इसे एक नहीं बल्कि 2 बार सफलतापूर्वक किया था। 4वीं सदी में महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने न केवल ये यज्ञ किया, बल्कि अपनी जीत की याद में सोने के खास अश्वमेध सिक्के भी जारी करवाए। ये परंपरा सदियों तक चलती रही, यहाँ तक कि 18वीं सदी में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने भी इसे पूरा किया था। तो ठीक है, ये एक बहुत बड़ा दांव था जो कुछ राजाओं ने जीता, पर यह सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन से ज्यादा क्यों था? इसका असली मतलब क्या था? चलिए इसके दोहरे मकसद को समझते हैं। देखिए, अश्वमेध की सबसे बड़ी खूबी थी इसका दोहरा चरित्र। एक तरफ ये थी बाहुबल की सीधी सीधी परीक्षा, मतलब आपकी सेना में कितना दम है ये साबित हो जाता था। और दूसरी तरफ ये एक धार्मिक मोहर थी। यज्ञ पूरा हो गया, इसका मतलब था कि देवताओं का आशीर्वाद भी आपके साथ है। ये शक्ति और धर्म का एक परफेक्ट कॉकटेल था। और ये विचार इतना गहरा था कि वैदिक ग्रंथों में एक पंक्ति है जो सब कुछ बयान कर देती है, राष्ट्रम वै अश्वमेधः। इसका सीधा सा मतलब है अश्वमेध ही राष्ट्र है। यज्ञ और राष्ट्र को एक ही माना जाता था। यज्ञ की सफलता से ही राष्ट्र का निर्माण और उसकी पहचान तय होती थी। तो कुल मिलाकर अश्वमेध यज्ञ उस दौर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। एक ऐसा ऐलान जिसे पूरी दुनिया देखती थी, जिसे देवताओं का आशीर्वाद हासिल था, और एक ऐसी ताकत का प्रदर्शन जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की नींव थी। और ये सब हमें आज के दौर के एक दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा करता है। आज जब ऐसे भव्य यज्ञ नहीं होते, तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे करते हैं? वो कौन से तरीके हैं जिनसे वो दुनिया को बताते हैं कि असली शक्ति किसके पास है? इस पर जरूर सोचिएगा।